Assalamu alaikum. Now I am here to present my topic, that is systemic effects of inflammation. So let's begin. What is systemic effects of inflammation? Inflammatory response to any type of cell injury can cause systemic effects on the body. क्या होता है जब हमारी बॉडी में कोई भी इंजरी हो जाती है, कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट आता है, तो उसके केस में बॉडी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शो करती है, जो कि जाके डिफरेंट सिस्टम्स को अफेक्ट करते हैं. दे आर कॉज्ड बाय इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स विच एक्ट बियॉन्ड देयर लोकल साइट ऑफ प्रोडक्शन. जब कोई भी इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है, जब हमारी बॉडी में कोई फॉरेन सब्सटेंसेस आते हैं तो हमारी बॉडी के सेल्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं. उसके केस में क्या होता है कि वो जैसे कि वाइट ब्लड सेल अगर हम ले लें तो वो एक्टिवेट होते हैं, तो वो साइटोकाइंस रिलीज़ करते हैं, जिनको हम इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स भी कहते हैं. वैसे तो बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हम आगे पढ़ेंगे वो क्या है, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1 एंड 6. इसके अलावा कुछ टाइप 1 इंटरफेरोन्स भी इन्वॉल्व होते हैं. इन्फ्लेमेशन इवन इफ इट इज़ लोकलाइज इज एसोसिएटेड विद साइटोकाइन इंड्यूस सिस्टमिक रिएक्शन. इन्फ्लेमेशन एक खास जगह पर लोकलाइज होती है, बट ये एसोसिएट होती है किसके साथ, साइटोकाइन इंड्यूस सिस्टम रिएक्शन के साथ, जो कि जाके उस सिस्टम्स पे अफेक्ट करते हैं, उनमें कोई भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ लेकर आते हैं. इसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, एक्यूट फेज रिस्पॉन्स. जो सिस्टमिक इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, इनको एक्यूट फेज रिस्पॉन्स भी कहते हैं. इसके कुछ क्लिनिकल और पैथोलॉजिकल फीचर्स होते हैं. क्लिनिकल फीचर्स में क्या आ जाता है, फीवर, इंक्रीज पल्स रेट, डिक्रीज स्वेटिंग, रिगर्स यानी शिवरिंग, चिल्स, सर्च फॉर वार्म, एनोरेक्सिया यानी लॉस ऑफ एपिटाइट, सोमनोलेंस एंड मलेज यानी स्लीपीनेस और फटीगनेस फील होती है. ये इस वजह से क्योंकि कुछ साइटोकाइन्स होते हैं वो डायरेक्टली जाके ब्रेन पे अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये सिचुएशन कॉज होती है. पैथोलॉजिकल फीचर्स में क्या होता है, एलिवेट्स द लेवल ऑफ एक्यूट फेस प्रोटीन्स, थ्रोम्बोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस. द मेन सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन आर, जो सबसे मेन है वो क्या है, फीवर है, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सर्टन प्रोटीन्स यानी एक्यूट फेस प्रोटीन्स, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट, जिसको हम आगे डिटेल में देखते हैं कि इसमें क्या होता है. फीवर क्या है, सबसे प्रोमिनेंट मैनिफेस्टेशन है एक्यूट फेज रिस्पॉन्स में. फीवर और पायरेक्सिया मीन इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम हॉटनेस विच अकर लोकली एंड इज वन ऑफ द कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन के जो कार्डिनल साइन है उसमें से एक फीवर है, हमें पता है. बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय द हाइपोथैलेमस वी सर्टन न्यूरोट्रांसमीटर्स. हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको हाइपोथैलेमस रेगुलेट कर रहा होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से. ड्यूरिंग सर्टन एक्सोजीनियस एंड एंडोजीनियस मॉलिक्यूल्स कैन कॉज इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर. क्या होता है, कुछ एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, बॉडी के टेम्परेचर में इंक्रीज लाते हैं. दीज आर कॉल्ड पायरोजेंस बिकॉज दे कॉज पायरेक्सिया और फीवर. एंडोजीनियस पायरोजेंस इंक्लूड इंटरल्यूकिन 1 एंड ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर. एक्सोजीनियस पायरोजेंस आर बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स मेनली लिपोपॉलीसैकेराइड्स. अब क्या होता है कि कोई भी एक्सोजीनियस पायरोजन यानी बैक्टीरियल प्रोडक्ट जो कि आता है बॉडी में और वो क्या कर देता है, वाइट ब्लड सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं. वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, साइटोकाइंस रिलीज करते हैं, इंटरल्यूकिन 1 एंड ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, जिनको एंडोजीनियस पायरोजेंस भी कहते हैं क्योंकि बॉडी के अंदर होते हैं. पायरोजेंस मीन और फीवर कॉज करते हैं. These pyrogens act by increasing prostaglandin production in the vicinity of hypothalamus. अब ये क्या करते हैं, ये हमारे पास एंडोजीनस पायरोजेंस, ये हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर देते हैं. दिस अकर्स वी स्टिमुलेटिंग साइक्लोऑक्सीजिनेज. तो ये एक एंजाइम होता है साइक्लोऑक्सीजिनेज, जो इंटरल्यूकिन 1 एंड ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर इस एंजाइम को एक्टिवेट कर देते हैं और ये क्या कर देता है, एरेकेनोइड एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन्स में कन्वर्ट कर देता है. हमारे पास हाइपोथैलेमस के कुछ सेल होते हैं, वेस्कुलर और पेरीवेस्कुलर सेल्स, वहाँ पे क्या होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है. वंस पीजीआर इंक्रीज दे इंक्रीज न्यूरोट्रांसमीटर्स विच अफेक्ट द हाइपोथैलेमिक रेगुलेटरी सेंटर कॉजिंग फीवर. क्या होता है कि जो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ये क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स को इंक्रीज़, उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं, स्पेशली प्रोस्टाग्लैंडिन A2. और इस केस में क्या होता है, हाइपोथैलेमिक रेगुलेटरी सेंटर क्या होता है, इफेक्ट होता है और उसमें वहाँ पे क्या होता है, फीवर कॉज हो जाता है, यानी कि जो टेम्परेचर होता है 1 to 4 डिग्री सेल्सियस राइज कर देता है. एक्यूट फेस प्रोटीन्स, these are proteins secreted from the liver under the influence of interleukin 6. क्या होता है कि जब इन्फेक्शियस एजेंट आते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, उस केस में क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो साइटोकाइंस रिलीज़ करते हैं, जिसमें से इंटरल्यूकिन 6 जो है वो जाके लिवर सेल्स पे अफेक्ट करता है और वहाँ से प्रोटीन्स की सिंथेसिस स्टार्ट करता है. जब ये प्रोटीन्स ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं तो हम इसको ईजिली पेशेंट प्लाज्मा में मेजर भी कर सकते हैं और ये प्रोटीन्स जो है ये गुड इंडिकेटर्स है इन्फ्लेमेशन के और क्लिनिकली ये इस पर्पज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ भी होते हैं. अब इसमें कौन कौन से प्रोटीन्स आ जाते हैं, हमारे पास सीरम अमाइलॉइड ए प्रोटीन, फिब्रिनोजिन, सी रिएक्टिव प्रोटीन और सीरम अमाइलॉइड ए प्रोटीन एक्ट एज अ ऑप्सन ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन. ये क्या करते हैं, जो माइक्रोब्स के वॉल्स होते हैं ना उसके साथ जाके बाइंड कर जाते हैं, एज अ ऑप्सन एक्ट करते हैं. और ये क्या करता है कि जो उसके अगेंस्ट जो कॉजिंग एजेंट है ना उसको एलिमिनेट करना स्टार्ट कर देता है या प्रिवेंशन स्टार्ट करता है ये, और इनएक्टिवेट कर देता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स को, यानी जो इन्फ्लेमेशन है उसको स्टॉप करने में भी ये इन्वॉल्व होता है. इसके अलावा CRP इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट
इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेमेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है इन्फ्लेमेशन का। फिब्रिनोजन क्या करता है, ये जाके आरबीसीज के साथ बाइंड कर जाता है और वहाँ पे क्या होता है, क्लम्पिंग हो जाती है, क्रोलेक्स फॉर्म करता है और वो फिर क्या होता है, रिपेयरिंग के जो प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व होता है। सो क्लिनिकली वी मेजर इट इनडायरेक्टली बाय मेजरिंग द रेट ऑफ आरबीसी एग्रीगेशन। हम इसको क्लिनिकली इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। क्या होता है कि इसमें हम देखते हैं कि जो आरबीसीज होते हैं वो कितनी जल्दी सिंक कर जाते हैं या सेटल कर जाते हैं। वैसे नॉर्मली ऐसा होता है कि ये इतनी जल्दी सिंक नहीं करते, इतनी जल्दी सेटल नहीं होते आरबीसीज। अब अगर ये प्रोटीन्स जो है ये इनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है, जैसे CRP, तो ये इस केस में क्या हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। जो सीरम अमाइलॉइड ए प्रोटीन है, अगर इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई तो इस केस में क्या होगा, सेकेंडरी अमाइलोडोसिस हो जाएगा, यानी कि जो हमारे पास प्रोटीन्स है उसकी एबनॉर्मल बिल्डअप स्टार्ट हो जाएगी। जो फिब्रिनोजन है उस केस में क्या होगा, ज़्यादा थ्रोम्बस फॉर्म होता है तो वो क्या कर सकता है, कोरोनरी आर्टरी की ब्लॉकेज कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास हेप्सिडीन एक प्रोटीन है जो कि इस केस में अगर उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए तो वो क्या होगा, जो आयरन का सप्लीमेंट है उसको डिक्रीज़ कर जाता है और एनीमिया हो सकता है। सो अब हम इस डायग्राम्स में भी हमें नज़र आ रहा है कि ये प्रोटीन्स किस तरह से लिवर से सिंथेसाइज होके एज अ एक्यूट फेस प्रोटीन एक्ट करते हैं। ल्यूकोसाइटोसिस, दिस रेफर्स टू इंक्रीज वाइट ब्लड सेल प्रोडक्शन। क्या होता है कि जो वाइट ब्लड सेल्स की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो लेवल है वाइट ब्लड सेल्स का वो नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा एक्सीड कर जाता है। उसके इसमें ल्यूकोमाइड रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं विद इंक्रीज नंबर्स ऑफ वाइट ब्लड सेल विद इन द ब्लड कॉज्ड बाय इंक्रीज रिलीज ऑफ वाइट ब्लड सेल फ्रॉम द बोन मैरो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ साइटोकाइंस। अब क्या होता है, कोई भी हमारे पास क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलाई आ जाता है, वो क्या करता है, डिफरेंट साइटोकाइंस को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है। ज़्यादा से ज़्यादा, अब वाइट ब्लड सेल ज़्यादा होंगे तो जो साइटोकाइंस है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होंगे, तो वो क्या करेंगे, जाके बोन मैरो पे एक्ट करेंगे और बोन मैरो से क्या होगा, हमारे पास इमेच्योर वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन हो जाएगी और उस केस में क्या होगा, ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगा। और जो इमेच्योर वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होंगे वो अपना फंक्शन क्या करते हैं, नॉर्मली परफॉर्म नहीं कर सकते। अब राइज द नंबर ऑफ इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स इन ब्लड शिफ्ट टू लेफ्ट। अब अगर ब्लड में हमारे पास इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स का लेवल ज़्यादा हो गया तो इसको हम क्या कहते हैं, शिफ्ट टू लेफ्ट कहते हैं। इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज न्यूट्रोफिलिया। अब क्या होता है कि जो हमारे पास कॉजिंग एजेंट होता है ना, जो डिफरेंट वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उसके लिए स्पेसिफिक होते हैं। अब अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो इस केस में क्या होगा, ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स जो है वो बोन मैरो से प्रोड्यूस होंगे और न्यूट्रोफिलिया हो जाएगा। वायरल इन्फेक्शन में क्या होगा, लिम्फोसाइट्स की ज़्यादा प्रोडक्शन होगी बोन मैरो से और लिम्फोसाइटोसिस हो जाएगा। एलर्जिक और पैरासिटिक इन्फेक्शन में इओसिनोफिल्स की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और इओसिनोफिलिया हो जाएगा, मतलब कि इनके लेवल इंक्रीज़ करते जाएंगे। इसके अलावा कुछ और इन्फेक्शन होते हैं, टाइफाइड फीवर एंड प्रोटोजोआ, रिकेट्सिया एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है, ल्यूकोपीनिया होता है, जो कि ल्यूकोसाइट्स का जो लेवल है ना वो डिक्रीज़ कर जाता है। ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। सेप्टिक शॉक इन सिवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया एंड देयर प्रोडक्ट्स इन ब्लड स्ट्रीम स्टिमुलेट सिवियर साइटोकाइंस। अब क्या हो गया, कोई इन्फेक्शन बहुत सीवियरिटी से हो गया, बॉडी उसके अगेंस्ट क्या करी, बहुत सीवियरली जो है रिस्पॉन्स शो कर रही है। इस केस में क्या होता है, सेप्सिस हो जाते हैं, मीन जो बहुत ज़्यादा साइटोकाइंस जो स्टिमुलेट होते हैं तो सेप्सिस कॉज हो सकता है। इसमें क्या आ जाते हैं, पैथोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटीज़ होती हैं, तो एंट्रोसेलुलर कोगुलेशन हो सकता है, हाइपोटेंसिव शॉक हो सकता है, अनकॉन्शियस मतलब कि बंदा हो जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया में क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ कर जाता है, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं और हाइपरग्लाइसीमिया के साथ साथ जो इंसुलिन को क्या है, रेजिस्टेंस मिल जाएगी। दिस क्लिनिकल ट्रायल इज़ नोन एज सेप्टिक शॉक। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसका एक ओवरव्यू हम इस डायग्राम में देख लेते हैं। क्या है, मैक्रोफेजेस हैं, डिफरेंट साइटोकाइंस रिलीज हो रहे हैं यानी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। इसमें ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1 क्या करें, ब्रेन पे इफेक्ट करें। जैसे कि हमने पढ़ा था कि क्या होगा, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स की प्रोडक्शन ज़्यादा कर लेंगे, तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 होगा वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को इंक्रीज़ कर देगा और फीवर कॉज करेगा। इसके अलावा जब ये ब्रेन पे इफेक्ट करते हैं तो स्वेट, चिल्स, मलेज भी होता है। इंटरल्यूकिन 6 क्या करता है, जाके लिवर सेल्स को अफेक्ट करेगा और वहाँ पर क्या होगा, एक्यूट फेस प्रोटीन्स की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर बोन मैरो पे जब अफेक्ट करेंगे तो वहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगा। इसके अलावा थ्रोम्बोसाइटोसिस और एनीमिया भी हो सकता है। सो मेरी ये प्रेजेंटेशन यहाँ पे एंड होती है। थैंक यू।